वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। यस, सो बॉडी फ्लूइड की जहां तक बात होती है तो हमें पता है हमारी बॉडी में मैक्सिमम कंटेंट जो 70% है वो वाटर है ना। और उसके अलावा जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि जो चीज सर्कुलेट हो रही है बॉडी में लगातार, और वो क्यों सर्कुलेट हो रही है, वो या तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सर्कुलेट हो रही है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है वो क्या चीज होती है, वो होता है ब्लड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कितना होता है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो वो हमारी बॉडी में 5 to 6 लीटर कंटेंट ब्लड होता है। ठीक है, और ये कितने पीएच पर काम करता है, तो जो ये पीएच है इट इज स्लाइटली एल्कलाइन और यू कैन से 7.4 पीएच पर काम करता है। एल्कलाइन पीएच पर हमारा जो ब्लड सिस्टम है उसका पीएच 7.4 होता है। अगर ब्लड का पीएच हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर हम ब्लड का पीएच बढ़ा देंगे तो इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की वो बढ़ जाएगी। अगर इसका स्लाइटली डाउन करेंगे या एसिडिक तरफ से जाएंगे तो उसकी बाउंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा ब्लड है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं हमारी बॉडी के, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको कंटिन्यूअसली बॉडी से रिमूव करने का काम कर रहा है। अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को या हार्मफुल कंटेंट को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रह रहा है, अगर बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा तो हमारी बॉडी के टिश्यूज वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो क्या करेंगे, अपनी फंक्शनैलिटी खो देंगे। ठीक है, तो अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू करें, ह्यूमन की बात बाद में करेंगे। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू करें तो लाइक जो स्पंजेस हैं, सीलेंट्रेटा ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं, उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, थ्रू आउट द बॉडी वो मूव करता रहता है। ठीक है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लाइक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो ऑर्गेनिज्म जो है, जो स्पीशीज है वो ह्यूमन बीइंग है, हम सभी जानते हैं। उसमें ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल का या ऑक्सीजन का या जितने भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन वाले, उनका थ्रू ब्लड होता है। ठीक है, और लिम्फ वेसल्स भी जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करने का काम करती हैं। लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करने का काम करती हैं। तो ये बात थी ब्लड की जो इम्पोर्टेंट थी। और जो ब्लड हमारा है वो 7 to 8% टोटल बॉडी वेट का उसका पार्ट होता है। 7 to 8% पार्ट टोटल बॉडी वेट। ठीक है, तो टोटल कंटेंट कितना है, टोटल कितना कंटेंट है, टोटल कंटेंट है ये 5 to 6 लीटर। पीएच कितना है, इट वर्क्स ऑन 7.4 पीएच, स्लाइटली एसिडिक सॉरी स्लाइटली एल्कलाइन पीएच पर सबसे ज्यादा इसकी एफिनिटी होती है, फंक्शनैलिटी सबसे ज्यादा होती है। और ये टोटल हमारा जो बॉडी है उसका 7 to 8% पार्ट जो होता है वो ब्लड लेता है, ब्लड की जगह उसमें होती है। ठीक है, तो जो ब्लड किससे बना हुआ होता है, अब टिश्यू के अगर लेवल पर हम बात करें तो ब्लड जो है ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, हम कह सकते हैं। अब ये जो एक पिक्चर मैंने आपको के लिए ये एनसाइक्लोपीडिया से डाला है, उसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंटेंट ब्लड के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। जिसमें हमारे को ये वाटरी कंटेंट जो दिखाई दे रहा है लाइट येलो में, वो क्या है, ये है इसका मैट्रिक्स और यू कैन से प्लाज्मा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के दिखाई दे रही हैं आपको, जिसके अंदर बीच में वॉयलेट कलर के लोब्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारी WBCs। और ये जो रेड कलर की दिखाई दे रहे हैं जिसके बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन है, जैसे बाइकॉनकेव भी कहते हैं, वो हमारी RBC हैं, जिसे हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल। और ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डार्क येलो में, वो हैं हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो ब्लड है वो केवल RBC नहीं है, वो केवल WBC नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन कंटेंट। जो फ्लूइड मटेरियल है, ब्लड के फ्लूइड मटेरियल को कहा जाता है प्लाज्मा। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और जो इसके फॉर्म्ड मटेरियल हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में कई सारे में इनको डिवीजन हुआ है। सबसे पहले डिवीजन में किया
यहाँ पर हमने एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को, क्योंकि वो रेड कलर की होती हैं, इसलिए एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स दूसरे नंबर पे आ रही है, जिसे कहा जा रहा है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जा रहा है? ल्यूकोसाइट्स। एंड तीसरा जो कंटेंट है वो है प्लेटलेट्स। तीसरा कंटेंट है प्लेटलेट्स, और जिसको हम थ्रोम्बोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोब्लास्ट नहीं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंटेंट हुए? सबसे पहला है आरबीसी, दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स का। तो ये तीनों कंटेंट किसके हैं? ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंटेंट है। और जो वाटरी मैट्रिक्स है उसको क्या कहा गया? वाटरी मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा गया है। ठीक है, और ये कितने पीएच पर काम करता है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पर काम करता है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा डिस्कस करेंगे, जो इसका फ्लूइड कंटेंट है। वो टोटल वॉल्यूम ऑफ हमारे ब्लड के उसका 55% जो कंटेंट होता है, 55% जो कंटेंट होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक पेल येलो कलर, और वी कैन से जो एनसीईआरटी में लिखा है स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर यानी कि स्लाइटली पेल येलो कलर, यू कैन से, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइट येलो कलर का होता है। एंड इट्स अ विस्कस फ्लूइड, एक विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जो ब्लड है उसका जो 55% पार्ट है वो प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा का भी जो 90% पार्ट है, 90 से 92% पार्ट है, वो क्या है? वो है वाटर। ठीक है, और जो 6 to 8% जो पार्ट है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जो कि 1 से 2% हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स है, 1 से 2%, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस, जैसे कि सोडियम आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, ग्लूकोज कंटेंट है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये सब जो है, ये सारा का सारा जो पार्ट आएगा वो मिनरल्स में आएगा। सो दिस इज द कंपोजिशन। तो टोटल ब्लड का 55% तो रहा हमारा प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के 55% का भी 90 to 95% है ब्लड। 90 to 92% है वाटर। ठीक है, 6 to 8% है प्रोटीन, और 1 से 2% जो उसका कंटेंट है वो मिनरल है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? यस, हम अगर ये रेशियो देखें तो वाटर की है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कंटेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसका मैक्सिमम क्या है, तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रोटीन्स है ना। वाटर में तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है नहीं, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हैं प्लाज्मा के, तो हम कहेंगे प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन है, और अगर हम इस प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो ये बन जाएगा सीरम। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कुछ होते हैं प्रेजेंट इसमें, जो मेनली अगर कहीं से कट वगैरह लगा है, किसी को चोट लग गई है, तो क्लॉट करने के लिए जो स्टिमुलेट करते हैं और वहां जाके बाइंड करते हैं, वो एक्टिविटी हम क्लॉटिंग वाले पार्ट में देखेंगे। लेकिन अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो जो हमारा कंटेंट बच गया उसको हम बोलेंगे सीरम। ठीक है, क्लियर हो गया प्लाज्मा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि प्लाज्मा के अदर कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए तो बन जाएगा सीरम। तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, एक तो फाइब्रिनोजन है और एक प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये किस लिए हेल्प करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कोगुलेट करने में हेल्प करता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। और ये दोनों कितना कंटेंट होते हैं प्लाज्मा का? 0.3% होते हैं, काफी कम इसका अमाउंट होता है। अच्छा, प्रोटीन कौन कौन सी रही? प्रोटीन रही एक तो ग्लोब्यूलिन और एक एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन आप देख रहे हैं इसका परसेंटेज ज्यादा है, 4% है, और ये मेनली हेल्प करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ओके, एंड ग्लोब्यूलिन किसका कंटेंट कितना है? इट इज अबाउट 2 to 2.5%। कितना है? 2 to 2.5%। ग्लोबुलिन जो होती है ये मेनली इन्वॉल्व होती है डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी में। आपको पता है कि जो ये एंटीबॉडी हम टर्म लिखते हैं एंटीबॉडी,
ये जो एंटीबॉडी टर्म है हम इसे क्या भी कह सकते हैं, हम इसे ग्लोब्युलिन भी कहते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन किस तरीके की चीज हुई, ग्लोबुलिन प्रोटीन हुई, है ना। और जब इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी किस चीज में काम करती हैं, ये जो आईजी है ये मेनली काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें ये हेल्प करता है, हमारे इस बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। अगर कोई भी एंटीजन बाहर से अटैक करता है तो एंटीबॉडी फटाफट से एक्शन लेके उसके साथ बाइंडिंग करती है और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एंटीजन कैन बी एनी पैथोजन, है ना, और इट कैन बी एनी ट्रिगर फैक्टर। किसी किसी को एलर्जी जो होते हैं वो भी एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो खैर यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो ग्लोबुलिन है वो 2 to 5% है और उसका मेन काम है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। और जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ग्लोबुलिन आप कैसे याद करेंगे, एंटीबॉडीज को ही क्या का दूसरा में नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और एंटीबॉडी है वो क्या काम करते हैं, वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करने में काम करते हैं। और जो एल्ब्यूमिन है उसका कंटेंट सबसे ज्यादा है, दैट इज 4%, और ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है टू मेंटेन अवर ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में काम करती है। ठीक है, चलिए। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मेनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। जब भी कहीं कोई चोट लगेगी, कट लगेगा, तो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट थे प्लाज्मा के। अब प्लाज्मा के कंटेंट के अलावा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या थे, एक तो एरिथ्रोसाइट्स थी, जिसे हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम, आरबीसीज कह रहे थे। ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम कह रहे थे डब्ल्यूबीसीज, और प्लेटलेट्स। 3 कंपोनेंट्स थे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। कलेक्टिवली ये जो कंपोनेंट आएगा ये टोटल 45% ऑफ ब्लड कंपोजिशन होता है। ठीक है, 55% हमारा प्लाज्मा है और 45% हमारा ये फॉर्म्ड एलिमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो 1 by 1 सभी कंपोनेंट्स को चलिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी या रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट होती है, सबसे ज्यादा जो अमाउंट में है तीनों कंपोनेंट्स में से वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है एरिथ्रोसाइट। ये 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। 5 to 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर इसका अमाउंट होता है, पर यूनिट वॉल्यूम आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये बनेंगी कहाँ, जो एरिथ्रोसाइट से ये फॉर्म होती हैं रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में क्या, जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है उसके जो रेड बोन मैरो यानी कि कॉर्नर वाले साइड होते हैं वहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वहीं पर एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड इसमें आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये कैसी दिखाई दे रही हैं, ये हम टिश्यू वाले चैप्टर में भी देख चुके थे। ये होती हैं बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और इसमें कोई भी न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ना तो न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और हमारी जो आरबीसीज हैं उनका साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 7.6 माइक्रोन। ठीक है, साइज होता है 7.6 माइक्रोन। और क्यों नहीं होता है इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, क्योंकि बाकी सारी जगह पर तो होता है, इस पर क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है यहाँ पर क्योंकि इसका जो हमारी आरबीसीज हैं इनका मेन क्या काम है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारी आरबीसीज का मेन काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब इन्हें ऑक्सीजन के साथ ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, दैट इज अ पिगमेंट ऑफ आरबीसी, और उसी के चलते इसका रेड कलर आता है। अगर हमारे किसी भी आरबीसी के अंदर डिफरेंट काइंड के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, ये सारे प्रेजेंट होंगे तो ज्यादातर स्पेस तो आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा है वो ले लेते हैं। फिर ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए हीमोग्लोबिन को के पास जगह कहाँ बचेगी, हीमोग्लोबिन को
ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे बॉडी के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना है ताकि वो वहां जाकर काम करे, है ना। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी जो है एनर्जी मिल पाएगी उनको। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके साथ बाइंडिंग करनी पड़ेगी हीमोग्लोबिन के लिए, और उसके लिए जगह चाहिए। और जगह में अगर इस पूरी की पूरी इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस भी आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और डिफरेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी जितने भी ऑर्गेनेलीज है सारे आ जाएंगे, तो देयर इज अ नो स्पेस, कोई स्पेस बचेगा नहीं हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए। इसलिए जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर जो है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है, जबकि इमैच्योर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, डेवलपमेंट के टाइम पर इमैच्योर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैच्योर आरबीसी में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, कैसा होता है ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और इसका जो रेड कलर है वो कहां से आता है? इसका रेड कलर आता है हीमोग्लोबिन से, जो कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। कौन सा मेटल आयन होता है इसके बीच में? आयरन। ठीक है, और हीम प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट हो गया, हीम जो है वो पिगमेंट वाला पार्ट है, ये 5% रहेगा, ये 95% करीबन रहेगा। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है सेंटर में, और फिर उसके साथ हीमोग्लोबिन की सब यूनिट्स बाइंड होती हैं, और ये फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करके उसको बाहर निकालेगा। अच्छा, इसका लाइफ स्पान कितना होता है? हमारी जो आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पान होता है लगभग 120 दिन। 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं। ठीक है, अच्छा, मर के कहाँ जाती हैं? जब ये खत्म हो जाती हैं, एक अपने टाइम फ्रेम में रहती हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो ये डिस्ट्रॉय होके या ग्रेवयार्ड जिसे बोलते हैं, तो स्प्लीन में जाके ये पड़ जाती हैं, और इसीलिए स्प्लीन को इसका ग्रेवयार्ड भी कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। और ब्लड जो है बनने के बाद बन तो रहा है बोन मैरो में, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ हो रहा है? इकट्ठा भी ये स्प्लीन में जाके होता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और ये पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लड बैंक कौन सा? आपका आंसर आएगा स्प्लीन। अगर आपसे कहा जाएगा ग्रेवयार्ड हमारी बॉडी का आरबीसी का कौन सा है, तो वो भी हमारा आंसर आएगा स्प्लीन। ई न्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं? क्योंकि, या फिर ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्यों होते हैं, उसका भी मैंने आपको आंसर बता दिया, ताकि आसानी से उसको हीमोग्लोबिन को जगह मिल पाए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो पाए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता इसीलिए ये कैसी होती हैं? बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। एंड व्हाट इज द साइज? साइज इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 7.6 माइक्रोन। ठीक है, चलें, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, तो ये जो आरबीसीज हैं उनकी आपने बताया कि जो सिंथेसिस है वो लॉन्ग बोन में होती है। तो यहाँ पर ये रही लॉन्ग बोन, इसके कॉर्नर्स में मैंने आपको बताया, इसके कॉर्नर्स में जो है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। मगर इसे सिग्नल कौन देता है कि भाई आरबीसी कम हो गई हैं, अब आप रेड ब्लड सेल जो रेड बोन मैरो है वहां जाके इरिथ्रोपोएसिस करिए। इरिथ्रोपोएसिस मींस, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इरिथ्रोपोएसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का निर्माण करिए, आरबीसी को फॉर्म करिए, उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, तो इरिथ्रोपोएसिस का सिग्नल कौन देता है? तो देयर इज अ हार्मोन नोन एज इरिथ्रोपोएटिन। ये क्या है? इट्स अ हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो बोन मैरो को जाके स्टिमुलेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो और ये हार्मोन पाया कहाँ जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो हार्मोन है ये पाया जाता है किडनी में। कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है ये हार्मोन। ठीक है, तो ये जो किडनी है, किडनी में ये सिग्नल भेजता है, और सिग्नल जब जैसे ही ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, रिड्यूस हो जाती है आरबीसी में, तो ये सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजने के बाद जो है किडनी क्या करती है? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज करती है, और वो यहाँ पर जाके फिर एरिथ्रोपोएसिस के लिए सिग्नल देता है, और जो आरबीसीज है उनका जनरेशन मतलब उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है,
जैसे ही आरबीसी कंटेंट कम हुई, यहां से सिग्नल आया किडनी के पास, सिग्नल आया और किडनी ने क्या करा, किडनी ने सिग्नल एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज किया और उसने फिर डेवलपमेंट शुरू कर दिया। तो प्रोसेस को बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोल रहे हैं एरिथ्रोपोएसिस, और जो हार्मोन इसे स्टिमुलेट करता वो है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। तो सिस और टिन में आपको फर्क रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए जिसके पीछे टिन है वही हार्मोन है, यहां पर भी एन है, यहां पर भी एन है। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंड द प्रोसेस एरिथ्रोपोएसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ठीक है, समझ में आ गया। सिग्नल कौन दे रहा है, हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहा है किडनी से। चलें, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा है अबाउट डब्ल्यूबीसीज। आरबीसी का कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट का, दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा गया था, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा गया था। क्यों कहा गया था ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये व्हाइट कलर के हैं, यानी कि अगर कोई कलर नहीं है तो उसे व्हाइट कलर कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई कलर नहीं होता, इसमें रेड कलर का पिगमेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए ये कलरलेस है, और कलरलेस को ही व्हाइट कलर बोल दिया जाता है, जैसे मैंने बताया। एंड ये देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स को यहाँ क्लासिफाई करके मैंने 5 पिक्चर्स आपके लिए डाले हैं, आप देख रहे हैं। देयर इज अ लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, ठीक है, सिंगल है। तो ये जो लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट कि वहां पर इन्यूक्लिएटेड है। क्यों इन्यूक्लिएटेड है, क्योंकि उसको क्या करना है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करना है, जबकि यहाँ पर ये न्यूक्लिएटेड है, इसको ऑक्सीजन के साथ कैरी नहीं करना, इसको डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होना है। डिफेंस यानी कि इम्यूनिटी में इसको अपना पार्ट प्ले करना है। तो ये न्यूक्लिएटेड है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है और ये कलरलेस है। अच्छा, इनका अमाउंट कितना होता है पर यूनिट, ये 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब जो है प्रेजेंट रहती हैं, या पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट रहती हैं। लाइफ स्पान जो हमारी डब्ल्यूबीसीज का है वो एज कंपेयर टू आरबीसी काफी कम होता है, क्योंकि ये लगातार, भाई ये तो युद्ध में काम कर रही है ना, देयर इज अ वॉर हमेशा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में या पैथोजेंस और बॉडी के बीच में चलती रहती है। तो ये लगातार उसमें क्या करती हैं, डिफरेंट लाइंस पर डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती हैं। तो ये आती हैं, लड़ती हैं और मरती हैं। ठीक है, या तो ये जीतती हैं या फिर एंटीजन जीतता है। एंटीजन जीत जाता है तो क्या होता है, बीमारी हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर बंदे को। ये जीत जाती है तो ये अपने आप को बचा लेती है। तो इसलिए इनका लाइफ स्पान जो है कम होता है, ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक होती हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड क्यों होती हैं, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म में पार्ट प्ले करती हैं। इनका साइज जो है 6 to 20 माइक्रोन होता है, 6 to 20 माइक्रोन होता है। अब डब्ल्यूबीसीज को हमने क्लासिफाई किया है 2 डिफरेंट कैटेगरी में, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो टर्म अपने आप में बता रहा है कि उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं उनके साइटोप्लाज्म में, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसको ग्रेन्युलोसाइट्स कह रहे हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रोफिल, देन बेसोफिल, देन स्नोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए। पहला तो ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी हुई, फिर ग्रेन्युलोसाइट को 3 कैटेगरी में और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, समझ में आ गया स्लाइड का सारा कंटेंट। चलिए अगले कंटेंट पर चलते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स को अगर हम देखें तो 3 तरीके की सेल्स हमने बताई। सबसे पहले हमने बताया न्यूट्रोफिल, देन स्नोफिल, देन बेसोफिल। जहां पर फिल आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, तो आप उस आई को देखकर समझ जाना कि आई के ऊपर भी डॉट है और यहाँ ग्रेन्यूल्स हैं, है ना, ये भी डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो आप कतई कंफ्यूज नहीं होंगे कि इनके कौन से नाम थे, ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल था या मोनोसाइट था। ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर आई है उसी की सेल के अंदर भी आई 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 जैसे डॉट्स होंगे। ये आपको मैंने ट्रिक दे दी याद करने की, ताकि आपको याद हो जाए कि जिसके पीछे फिल लगा हुआ है उसी ने साइटोप्लाज्म को ग्रेन्यूल से फिल कर रखा है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल।
3 कैटेगरी मैंने आपको बताई। अच्छा, अब इन 3 कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कंटेंट होता है लगभग 60, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है लगभग 65%, 60 to 65% जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा होता है, जब कंटेंट आपको बता ही रहा है। और इसकी जो उसका जो फंक्शनैलिटी है न्यूट्रोफिल का, वो फेगोसाइट्स है। फेगोसाइट करता है, ये फेगोसिटिक इसका नेचर है, यानी कि को इनगल्फ करेगा कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन बाहर से आएगा उसको खाने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। तो ये मोस्ट फेगोसिटिक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट फेगोसिटिक सेल कौन सी है WBCs में, दोनों चारों पांचों आपको ऑप्शंस दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है और वो किसका है, न्यूट्रोफिल का, वही मोस्ट फेगोसिटिक होगी। ठीक है, वही सबसे ज्यादा जाके फटाफट, क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा जो पैथोजेंस हैं उसको किल करने का काम करेगी। दूसरी कैटेगरी है वो है स्नोफिल। दूसरी कैटेगरी है स्नोफिल। ये देखिए डबल डम्बल जैसे स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियस का, और इसका जो काम होता है स्नोफिल का, इसका मेनली जो है एलर्जिक रिएक्शन में काम होता है। ठीक है, एलर्जी जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे कि हे फीवर हो गया, किसी को पोलन से होती है, किसी को फर जो होते हैं, किसी को डॉग्स के हेयर्स से होती है, किसी को हीट से भी होती है ना, किसी को किसी खाने के प्रोडक्ट से भी होती है। तो उस टाइम पर जब रिएक्शन होगा तो जो WBC का कौन सी सेल मेनली एक्टिव हो जाएंगी, वो हो जाएंगी स्नोफिल्स एक्टिव। ठीक है, या फिर हमारे अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज जितने भी होते हैं, ठीक है, एस्के हेल्मिन्थीज जितने भी होते हैं, उनका अगर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ रहा है तब भी स्नोफिल सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और उनका नंबर अगर ब्लड टेस्ट कराएं तो बहुत बड़ा हुआ मिलता है। और ये वैसे परसेंटेज वाइज इनका नंबर कितना है, 2 to 3%। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही मेंशन कर रखा है कि स्नोफिल मेनली इन्वॉल्व इन द कंट्रोल मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी, ठीक है, एंड हेलमिंथ इन्फेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तीसरा टाइप का जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट है वो है बेसोफिल। बेसोफिल का परसेंटेज कितना है, सबसे कम है 0.5 to 1%। तो ये जो बेसोफिल है मेनली ये रेस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन एंड हेपेरिन रिलीज करने में। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इस तरीके का इरिटेटिंग चीज होती है या हिस्टामिन रिलीज करने की जरूरत होती है, तो उस टाइम पर हमारा बेसोफिल काम करता है, हालांकि इसका कंसंट्रेशन काफी कम होता है। ठीक है, हेपेरिन भी तभी रिलीज होगा जब कोगुलेशन एंटी कोगुलेशन के बीच में कोगुलेट ना हो पाए ब्लड, तो हेपेरिन यूज होता है। तो वहां पर इस तरीके की रिएक्शंस में जहां पर हिस्टामिन रिलीज होना है और हेपेरिन रिलीज होना है, वहां पर बेसोफिल काम करती है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स आपको क्लियर हो गए। चलिए अब चलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो देखिए क्लियर है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है। तो उसके दो टाइप, कौन कौन से टाइप में, पहला है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स का जो मोनोसाइट है ये सबसे बड़ी सेल्स होती है इन पांचों में। ठीक है, सबसे बड़ी होती है। तो अगर पूछा जाएगा लार्जेस्ट कौन सी है, तो हम मोनोसाइट का नाम लेंगे। और अगर ये बोला जाएगा मोस्ट फेगोसिटिक कौन सी होती है, तो हम न्यूट्रोफिल का नाम लेंगे। ये लार्ज है लेकिन इसका नंबर तो नहीं है ना बड़ा, नंबर में तो न्यूट्रोफिल ज्यादा है, 65% है, जबकि मोनोसाइट का कंसंट्रेशन कितना है, परसेंटेज कितना है, 6 to 8% है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि सबसे बड़ी तो मोनोसाइट है। मोनो तो लिखा हुआ है, मोनो यानी सिंपल वन, लेकिन ये सबसे बड़ा साइज है, यानी कि एक ही मैं काफी हूं, ये इस तरीके से कह रहा है ना। लेकिन न्यूट्रोफिल नंबर में बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा फेगोसिटिक नेचर उनका होगा, लेकिन लार्जेस्ट जो होगी वो मोनोसाइट है और इसका फेगोसिटिक नेचर होता है। और जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, और इसका जो परसेंटेज है वो 20 to 25% होता है टोटल। ठीक है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मेनली, मैंने आपको बताया, लिम्फोसाइट्स मेनली किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये आपको पता है कि जो लिम्फोसाइट है उसकी दो कैटेगरी हैं लिम्फ नोड्स में, एक तो ये होती हैं बी सेल्स और एक होती है टी सेल्स। जो बोन मैरो से बनती हैं उन्हें बी सेल्स कहते हैं, जो थाइमस ओरिजिनेटेड होती हैं उसे टी सेल्स कहते हैं। ठीक है, और बी सेल्स क्या बनाती हैं, बी सेल्स मेनली बनाती हैं एंटीबॉडीज, जो हमारी बॉडी के डिफेंस सिक्रीशन में
काम करती हैं और टी सेल उसकी हेल्प करती हैं। इसका जो एलेबोरेटेड पार्ट है कि वो सारा बायोटेक्नोलॉजी वाले इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में और डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये रहे क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। कितने तरीके की थी? ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, उनके भी अपने अपने क्लासिफिकेशन थे। क्या परसेंटेज थी? सबसे ज्यादा फैगोसिटिक नेचर किसका है? कौन सा एलर्जी में काम आता है? सब कौन सा एज एंटीबॉडी बनाता है? वो सारा का सारा यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया। चले नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर तीसरे कंपोनेंट के बारे में हम और आप डिस्कस करेंगे। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, जिसे हम कह रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, प्लेटलेट्स जो है ये हमारी जो बॉडी जहां पर ब्लड फॉर्मेशन हो रहा होता है बोन मैरो में, वहां पर एक तरीके की सेल्स होती हैं जिसे बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोला जाता है? मेगा कैरियोसाइट्स। तो वहां पर जब सेल्स डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है, उस टाइम पर उसके कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये जो मेगा कैरियोसाइट है, इसके ये जो कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, ये जब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन ये जब सेपरेट आउट होते हैं यहां से, तो ये बना लेते हैं प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कोई सेल नहीं है, ये सेल का पार्ट है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। राइट, क्यों नहीं होगा? ये पूरी सेल थोड़ी है, उसके कुछ प्रोजेक्शंस जो बाहर निकले हुए हैं वो है ये तो प्लेटलेट्स। जब हमारी जो थ्रोम्बोपोएटिन जो हार्मोन रिलीज होता है किडनी से, लिवर से, और आरबीसी का डेवलपमेंट शुरू होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो पहले बनती है मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर मेगा कैरियोसाइट, और फिर जब वो पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है तो उसकी प्रोजेक्शन से उसको फ्रेगमेंट्स को वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और वो प्लेटलेट्स का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसीलिए ये सेल नहीं है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा, सेल थोड़ी है ये, इसलिए सेल का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सेल का फ्रेगमेंटेशन के थ्रू सेपरेट हुआ एक पार्ट है, और वो सेल्स कौन सी हैं जैसे सेपरेट आउट होता है? वो है मेगा कैरियोसाइट्स। और इनका अमाउंट कितना है? इट इज अबाउट 1.5 लाख to 3.5 लाख, 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट होती हैं पर यूनिट। ठीक है, काफी अमाउंट है, और ये मेनली आपको बताया मैंने कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन होती है, कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग में एग्लूटिनेशन नहीं, कोगुलेशन जो रिएक्शन होती है वहां पर प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है। ठीक है, सो रिड्यूस प्लेटलेट काउंट कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर प्लेटलेट कम हो जाएंगी तो क्या होगा? वो एक नेटवर्क सा नहीं बनाएंगे नहीं तो ब्लड का जो क्लॉटिंग, ब्लड फ्लो रुकने के लिए जो एक क्लॉट बन जाना चाहिए वो नहीं बनेगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी, और जब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी तो फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है वो 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला होता है ABO ग्रुप और दूसरा है RH फैक्टर। तो दीज ब्लड ग्रुपिंग आर क्रूशियल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि अगर हमें किसी भी व्यक्ति का, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ रही है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी नीड में उसको ऑपरेशन हुआ है, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसका चेकिंग की जाएगी कि भाई वो A ग्रुप है, B ग्रुप है, O ग्रुप है, ABO ग्रुप है या RH फैक्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ताकि उसकी कंपैटिबिलिटी बनी रहे। दूसरे के ब्लड को हमारी बॉडी का जो भी पेशेंट है उसको एज अ एंटीजन ट्रीट ना करे और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन ना कर दे। ठीक है, इसीलिए ब्लड ग्रुप्स को पहले चेक किया जाता है कि भाई किस इंडिविजुअल का क्या ब्लड ग्रुप है, ताकि इस तरीके की क्लॉटिंग बॉडी के अंदर ना हो पाए, उसे रोकने के लिए। तो ABO ब्लड ग्रुप सबसे पहले देखते हैं। ब्लड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB एंड ग्रुप O। ठीक है, तो जो A ब्लड ग्रुप है उसकी सरफेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिसे एंटीजन बोल रहे हैं। A एंटीजन जिस ब्लड के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उसे A ब्लड ग्रुप कह दिया है। ठीक है, तो और जब ये एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसको तो हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसे पहचानता है, वो कहता है ये तो मेरा ही पार्ट है भाई, मेरी बॉडी का पार्ट है, तो इसके अगेंस्ट में ये कोई एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। तो ये किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा? जो इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि B।
बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके ऊपर ए प्रेजेंट है तो ए के लिए नहीं बनाएगा, बी के लिए बनाएगा। ऐसे ही बी जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी जो है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो बी हो गया सेल्फ, तो इसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी बॉडी, इस किसके अगेंस्ट में होगी, वो होगी एंटीजन ए के, क्योंकि एंटीजन ए इसके ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है। भाई ब्लड उस सेल को ही तो पहचान रहा है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसके ऊपर अगर एंटीजन ए लगा हुआ है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर हमारे अंदर ऐसा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है जिसके ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ है तो हमारा ब्लड क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो उसको तो हमारी बॉडी पहचान, और अगर इन केस ए और बी दोनों लगे हुए हैं हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, कोई नहीं है, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन तो हमारी बॉडी पहचान रही है, तो इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बी के लिए। ये ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड हमारी डिफेंस सिस्टम जो है बी को पहचान रही है, तो यहां पर एंटीबॉडी किसके लिए होगी, एंटीबॉडी होगी ए के लिए। यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी होगी नहीं, दोनों को ही वो पहचानती है, भाई ये दोनों ही अपने ही है भाई पार्ट, ये सेल्फ है, हमारे अपनी बॉडी का पार्ट है, इसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। जबकि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था उसकी सरफेस पे, ना तो ए था ना बी था, देखिए दिख नहीं रहा ना कोई भी, इसलिए ये किसके अगेंस्ट में बना सकती है, इसके बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं, ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्लड को कैटेगराइज किया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर ही हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। और ये एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले केयरफुली देखा जाता है कि भाई इसके ऊपर कौन सी एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट है, तो सेम वाला ब्लड डालेंगे तो भाई उसके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी पहचान लेगी, ये तो मेरे अंदर भी था, ये आ गया, चलो ये तो सेल्फ ही है, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं करेगा, ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, जो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। क्यों एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि उसके जो भी ब्लड उसमें डालोगे बजाय ए एंटीजन वाला या बी एंटीजन वाला, वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर पहले ही ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन देगा नहीं। चलिए, अब अगला जो हमारा ग्रुपिंग का मेथड होता है वो होता है आरएच फैक्टर के बेसिस पर। तो जो हमारी ब्लड सेल्स थी, लाइक ये अगर हमारी ब्लड सेल है, अगर इसके ऊपर कोई एक इस तरीके का एंटीजन प्रेजेंट था, मान लिया ए प्रेजेंट था, तो इसके अलावा एक और अगर एंटीजन प्रेजेंट हो, मान लिया ये और प्रेजेंट है, अभी तक तो हम एक एक की बात कर रहे थे, या तो ए प्रेजेंट है या बी, या दोनों एब्सेंट है, लेकिन ए बी या उन दोनों के अलावा कोई और भी प्रेजेंट है तो उसको बोला जा रहा है RH पॉजिटिव। और ये RH पॉजिटिव टर्म कहां से आया, क्योंकि सबसे पहले ये जो RH एंटीजन है वो पाया गया था रीसस मंकी में, और यहीं से हमने मतलब साइंटिस्ट ने नाम ले लिया RH। ठीक है, रीसस मंकी से मिला था ये सबसे पहले, ये हमें याद रखना है। और ये ज्यादातर 80% ह्यूमन बीइंग जो हैं उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और जिनकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है उन सभी को बोला जाता है RH पॉजिटिव। जिनकी सरफेस पे नहीं है उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑब्वियसली उनको बोला जाएगा RS नेगेटिव। ठीक है, तो जिनके अंदर एंटीजन नहीं है उन्हें RH नेगेटिव कहा जा रहा है। तो RH नेगेटिव जिसके अंदर जो पर्सन है, अगर कोई पर्सन है जो RH नेगेटिव है, अगर उसको हमने RH पॉजिटिव वाला ब्लड लगा दिया, हमने मींस हॉस्पिटल ने, तो क्या होगा भाई, उसके अंदर तो एंटीजन था नहीं, RH पॉजिटिव लगा दिया तो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन जाएंगी, क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कहेगा भाई ये तो हमारी बॉडी में था नहीं, मैं तो तुझे नहीं जानता, तो उसको करेगा कि तुम तो फॉरेन पार्टिकल हो, तुम तो बाहर के हो, मेरे देश में कैसे घुसे, तो उसके अगेंस्ट में फटाफट एंटीबॉडी बना देगा उसको एंटीजन लेते हुए, और फिर क्या होगा, ब्लड को मारना शुरू करेगा, हीमोलिसिस हो जाएगी,
और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन हो जाएगी तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले केवल ABO ब्लड ग्रुप की भी मैचिंग की जाती है और RH फैक्टर की भी मैचिंग की जाती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसे बोलते हैं EBF, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में क्या होता है कि जो अगर कोई मदर, अगर फादर, किसी बच्चे का जो फादर है वो RH पॉजिटिव हो, इसे मैंने यहां लिख दिया क्योंकि पिक्चर में नहीं है, अगर किसी बच्चे का फादर RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH निगेटिव है और प्रेगनेंसी के बाद वो जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये जो RH नेगेटिव लेडी थी इसके अंदर तो भाई RH फैक्टर है ही नहीं, है ना, RH फैक्टर है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन जब प्रेगनेंसी डिलीवरी होगी, तब जब ये बच्चा सेपरेट आउट होगा मदर से, तो उस दौरान क्या होगा, उसका जब प्लेसेंटा फटेगा तो कुछ जो ब्लड सेल्स हैं वो इस बेबी से मदर की बॉडी में जा सकती हैं और ये RH पॉजिटिव है। जब ये RH पॉजिटिव वाले कुछ ब्लड सेल्स बॉडी में चली जाएंगी तो क्या होगा, वो बॉडी की जो अपनी डिफेंस सिस्टम है उस मदर की, वो उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल लेंगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना देंगी, है ना। एंटीबॉडीज बना देंगे तो बच्चे की डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो सेपरेट आउट हो गया। लेकिन इस लेडी के अंदर RH पॉजिटिव के लिए क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। अब अगर यही लेडी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो इसकी बॉडी के अंदर पहले से क्या है, RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और जब ये फिर से बेबी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर ये बेबी फिर से पॉजिटिव है तो मैंने आपको इम्यूनोलॉजी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है वो क्या कर सकती है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। दो पैसिव इम्यूनिटी किस किस से मिलती है बेबीज को, मैंने आपको बताया था, एक तो IgG से मिलती है और एक IgA से मिलती है। IgA डिफरेंट काइंड के सेक्रीशंस में होता है जैसे कि मिल्क, है ना, और IgG जो है ये जो है प्लेसेंटा क्रॉस करके भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, IgG पहले ही बन चुकी है RH फैक्टर के लिए, तो ये इसको क्रॉस करेगी और क्रॉस करके इसको यहाँ पर क्या कर देगी, हीमोलिसिस शुरू कर देगी। तो जो बिल्कुल छोटा सा बेबी होगा उसके अंदर ही हीमोलिसिस शुरू हो जाएगी, तो वो बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। और इसी तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या EBF। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रेगनेंसी विद RH प्लस फीटस। इसमें क्या लिखा, इन केस जब मदर जो है वो RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, ठीक है, और बेबी भी RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स एंटर इन द मदर्स सर्कुलेशन। कब गई ये, जब डिलीवरी हो गई, प्लेसेंटा फटा, वैसे तो प्लेसेंटा सेपरेट आउट करता है, ब्लड मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन जब वो हटेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो कुछ जा सकती हैं और जैसे ही जाएंगी बॉडी के अंदर मदर की जो मेमोरी सेल्स हैं उसे पहचानेंगी और उसके अगेंस्ट में बना देंगी क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। फिर anti-RH antibodies are produced upon exposure to fetus RH antigen। यहां पर इन्होंने बना दिया भाई, ये कुछ गई और इसने इसके अगेंस्ट में क्या किया, एंटीबॉडीज बना दी। तो बच्चा तो ये हेल्दी है, सेपरेट आउट हो गया, वो अच्छे से कर रहा है। लेकिन जब सेकेंड टाइम सेम मदर प्रेग्नेंट हुई और उस टाइम पर भी फादर पॉजिटिव है, ठीक है, और बेबी वो भी पॉजिटिव है, तो पहले से इस मदर के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एंटीबॉडीज, ये जो ग्रीन कलर में बनाया है, ये मौजूद थी। anti-RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड सर्कुलेशन में है और ये IgG जो है वो ब्लड प्लेसेंटा क्रॉस भी कर सकती है। तो जब ये प्रेगनेंसी होगी उस टाइम मैटरनल anti-RH एंटीबॉडी फीटस के जो कि RH पॉजिटिव है उसके ब्लड सिस्टम पर अटैक कर देंगी और हीमोलाइटिक रिएक्शन शुरू हो जाएगी और बेबी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो अल्टीमेटली जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कब होगा, ये होगा सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर जब जो बेबी है वो RH
पॉजिटिव होगा उस टाइम पर। मदर तो स्टिल नेगेटिव है, पहले भी थी और अभी भी है। ठीक है, तो अब इसको एक बार पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स लगातार डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इन विच द रेड ब्लड सेल्स और erythrocytes of a fetus are destroyed in a maternal immune reaction resulting from a blood group incompatibility between fetus and its mother. फीटस और मदर की ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो उस केस में जब एनीमिया होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है, उसको ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कुछ जो ब्लड था वो मदर में चला गया, उसको उसकी बॉडी ने पहचान लिया और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना दी। तो दोबारा प्रेगनेंसी के टाइम पे वो उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल मान रहा है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना के उसको सर्वाइव नहीं करने दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका क्या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। भाई मदर अपनी एक्टिव इम्यूनिटी कर पाए और दोबारा से जनरेट कर पाए इम्यूनिटी, तो उस केस में तो भाई मेमोराइज कर जाती हैं। मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ाते टाइम पर भी ये हटा देती हूं मैं थोड़ा, ताकि आपको मैं यहां पर बता सकूं। आपको बताया था कि भाई एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो इनिशियली तो भाई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन बाद में उतना तेज बुखार नहीं आएगा या उतना तेज इन्फेक्शन का असर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जो है उन एंटीबॉडीज को बनाती रहती है और मेमोराइज कर लेती है और समय समय पर बनाती रहती है। ठीक है, लेकिन हम मदर की जो इम्यून सिस्टम है उसे मौका ही क्यों दें कि आप अपनी एक्टिव इम्यूनिटी को जनरेट करो और मेमोरी सेल्स बना दो इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं कि पैसिव इम्यूनिटीज लेडी को पहले से पहले दे दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि इंजेक्शन जो है 72 आवर्स तक, 24 घंटे से लेके 72 आवर्स तक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज देके, एंटी-आरएच एंटीबॉडीज देकर, उसको एंटी-आरएच एंटीबॉडीज देकर मदर को एंटीबॉडी दे दी जाती है। फर्स्ट चाइल्ड के तुरंत बाद ही दे दी, तो जो ब्लड सेल्स गई होंगी बॉडी के अंदर उनके साथ वो रिएक्शन करके खत्म कर देगा। कम से कम एंटीजन बॉडी के अंदर तो नहीं रहेंगे आगे के लिए, ताकि उसको मदर की जो है इम्यून सिस्टम पहचाने, फिर मेमोरी सेल डेवलप कर ले और लगातार उसको जब सेकंड प्रेगनेंसी हो तब प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली और अप टू 72 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी इस केस में प्रोवाइड की जाती है, बाहर से ही एंटीबॉडी दे दी जाती है और जो भी एंटीजन उसके अंदर गया है उसकी बॉडी के अंदर, उसको उसी टाइम पर हटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर बॉडी का जो मदर है उसकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू अपनी मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं करता उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, समझ में आपको आ गया? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लगातार किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोगुलेट कैसे होता है? ठीक है, सो प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस बाय फॉर्मिंग क्लॉट। एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहां पर जहां से भी वेन कटी है या कहीं कट आया है वहां क्लॉट खुद ही बॉडी कुछ देर में बना देती है, ब्लड खुद ही बनाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोका जाता है। कैसे रोका जाता है? ये जो कोगुलेशन होता है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। तो मल्टी स्टेप प्रोसेस अगर कोई होता है तो उसे बोला जाता है कास्केड प्रोसेस। ठीक है, सो कोगुलेशन इन्वॉल्व अ कास्केड प्रोसेस इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स रिलीज अ फैक्टर or tissue factors at a site of injury and facilitated by calcium ion। तो क्या क्या जरूरी रही कैल्शियम आयन और फैक्टर्स कौन से हैं आपको पता है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, है ना। तो ये फाइब्रिनोजन इन तीनों चीजों से मिलकर
कास्केड मैकेनिज्म होती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। सो कोगुलेशन इज अ कास्केड प्रोसेस। अब ये होता कहता है, अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, क्लॉट्स मेनली किसका बना हुआ होता है? फाइब्रिन का बना हुआ। फाइब्रिन क्या है? इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो क्लॉट कंपोज्ड मेनली ऑफ फाइब्रिन्स, जो क्या ट्रैप करते हैं? ये एक्चुअली ट्रैप करते हैं डैमेज्ड और डेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। और फाइब्रिन प्रोड्यूस किससे होता है? फाइब्रिन प्रोड्यूस होता है फाइब्रिनोजन से, जो फाइब्रिनोजन नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होता है इन अ इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना प्लाज्मा में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसे बोलते हैं थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये भी पहले क्योंकि जरूरत ही नहीं है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले पेप्सिनोजन रहता है, HCl आता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर एक्टिव होता है। भाई वो भी तो तभी रिलीज होगा ना जब खाना आएगा पेट में। फालतू में एंजाइम एक्टिव होकर अपने आप को क्यों बर्बाद करेंगे? ऐसे ही थ्रोम्बिन भी प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म में रहता है नॉर्मली, और जब इसकी जरूरत होती है, जब कहीं कट लगा तो सिग्नल्स इसके पास आते हैं और सिग्नल्स आके थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले, यहां पर इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये एक्टिव हो जाता है इस टाइम पर। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, जैसे ही कोई डैमेज हुई ब्लड सेल, इसने ट्रिगर किए सिग्नल्स ट्रिगर किए, तो वो सिग्नल कौन से थे? वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम था। उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं जाता हूं, करता हूं एक्टिवेट ताकि आपका ब्लड लॉस कम हो। तो थ्रोम्बोकाइनेज जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो थ्रोम्बिन जो है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो जो ब्लड में आराम से पड़ा हुआ था फाइब्रिनोजन, उसको यहां पे थ्रोम्बिन आते हैं और सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जब ये इनसॉल्युबल हो जाता है तो यहाँ पर जो ब्लड सेल्स, डेड ब्लड सेल हैं, जो डैमेज ब्लड सेल हैं, वो जो यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, उनको एक जाल की तरह, एक जाल में जो है बांधने का काम करते हैं। और ये जो जाल होता है, यही फाइब्रिन नेटवर्क्स होते हैं, फाइब्रिन स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। जब ये एक जाल जैसा बन जाता है तो एक क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट बन के वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ ब्लड वेसल डैमेज हुई, वहां से बहुत सारे फैक्टर्स निकले, क्लॉटिंग फैक्टर निकले। क्लॉटिंग फैक्टर्स ने क्या किया? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया, और इस एंजाइम ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम किया। जब ये एक्टिव हो गया तो थ्रोम्बिन ने जो इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइब्रिनोजन थी उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर इसने एक फाइब्रिन स्ट्रैंड बनाया और इनको क्लॉट यहां पर डेवलप कर दिया, ठीक है। समझ में आ गए क्या क्या स्टेप है? दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3। ओके, चलिए अगला जो कंपोनेंट है वो है लिम्फ। अब हम बात करते हैं लिम्फ की, जो कि टिश्यू का फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ब्लड लीव स्मॉल सब्सटेंस एंड वाटर इन द टिश्यू फॉर्मिंग टिश्यू फ्लूइड, ओके। टिश्यू फ्लूइड को ही लिम्फ कहा जाता है। टिश्यू फ्लूइड रिजेंबल प्लाज्मा मिनरल्स, एडिंग न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज। लिम्फेटिक सिस्टम गैदर एंड रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू वेन एज लिम्फ की फॉर्म में ही ये वापस आता रहता है, जाता रहता है। और इस लिम्फ वेसल्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स पड़े हुए होते हैं, जो लगातार एक्सचेंज करने का काम करते हैं टिश्यू और हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में, ठीक है। सो लिम्फ जो है कंटेन्स इम्यून सेल्स, हाँ इम्यून सेल्स होती हैं इसमें, बी सेल, टी सेल, न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, फैट होते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर है इसमें दिखा रखा है आपको टिश्यू फ्लूइड, और ये डिफरेंट काइंड की जो है वो सेल्स हैं और इसमें एक्सचेंज लगातार चल रहा है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑर्थोपोड्स में एंड मोलस्कास में, ठीक है। ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट इनटू लार्ज वेसल दैट लीड टू ओपन स्पेस और कैविटी विद इन द बॉडी ऑफ कॉल्ड साइनस। विद इन द बॉडी वो जो है पंप होता रहता है
और ओपन कैविटी जैसी बनी हुई होती है, उससे वो पंप होता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, और इसी के दौरान जो है सब्सटेंस का एक्सचेंज हो जाता है डायरेक्टली ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो जी वो है आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्क्स में। ठीक है, चलिए, और क्लोज किस में है, क्लोज शुरू होते हैं हमारे एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स। क्लोज्ड है एनिलिडा और कॉर्डेट्स में। ब्लड इज ऑलवेज कंटेन्ड विद इन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इट कंसिडर एडवांटेजियस एज इट अलाउ मोर प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। क्लोज्ड ब्लड जो होता है वो ज्यादा प्रिसाइज ब्लड फ्लो होता है, और ह्यूमन में भी क्लोज ब्लड सिस्टम है और काफी डेवलप होता है। तो ये पाया जाता है एनिलिड्स में और कॉर्डेट्स में। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर चैम्बर होता है जिसे बोलते हैं हार्ट, है ना। तो हार्ट क्या है, इट इज अ मस्कुलर चैम्बर। अगर हम फिश की बात करें तो फिश में पाया जाता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें एक होता है अट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। ठीक है, एक होता है अट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। एम्फीबियंस की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड होता है, ये देखिए फ्रॉग। ठीक है, जिसमें 2 होते हैं अट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, 2 होते हैं अट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, क्रोकोडाइल्स की बात करें, बर्ड्स, मैमल्स, इन सभी की बात करें तो यहां पर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 2 होते हैं अट्रिया, ओके, यहां पर भी 2 हैं, और 2 होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए, सो ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉर्डेट्स का, जो मैंने आपको बताया। तो फिश में क्या होगा, फिश में जो है हार्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होगा, हार्ट करेगा पंप ब्लड को और गिल्स के पास जाएगा। गिल का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रही है ना। तो वहां पर पंप करके डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने का काम करता है। गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाती है और फिर वो सिंगल सर्कुलेशन में पूरे में घूम जाता है। ठीक है, सो हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द बॉडी इन अ सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में लेफ्ट अट्रियम जो होता है, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड जो राइट अट्रियम है, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये आपको इस तरीके से याद करना होगा, LO एंड DO, RD, LORD, राइट डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो राइट अट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड को रिसीव करता है बॉडी से, और जो ब्लड है वो सिंगल वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जाता है बिफोर पंपिंग आउट। सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसमें होता है, क्योंकि आया तो सेपरेट था डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, लेकिन वेंट्रिकल में जाके वो मिक्स हो गया और फिर से सर्कुलेट हो गया। सो इट इज इनकम्प्लीटेड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस इज अबाउट फिश एंड एम्फीबियस की हमने बात की। अब हम मैमल्स की, ह्यूमन के जो हार्ट की बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने मेनली ब्लड कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।